देर रात को छोटा सफेद बाघ खर्राटे ले रहा था और गहरी नींद में सो रहा था। उसी समय ये किंगटांग की छाती से काली धुंध निकली और बाद में उसने एक गेंद का आकार ले लिया। एक झटके के साथ छोटी काली गेंद कमरे से गायब हो गई और जब वो दोबारा प्रकट हुई तो वो पहले से ही हॉल के बाहर थी। वो अचानक चांदी के भेड़िए ने हवा में तैरते हुए काले धुंध के छोटे गोले को देखा और तुरंत अपने नुकीले दांत दिखा दिए। उसने भयंकर गुस्से से उस छोटे काले गोले को घूरा। क्या देख रही हो? अगर तुमने मुझे दोबारा देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, उस नन्ही काली गेंद ने बच्चों जैसी आवाज में धमकी दी। ARHW 000000। ये सुनकर चांदी का भेड़िया तुरंत क्रोधित हो गया। उसे 2 बार एक ही तरह की धमकी दी गई थी। पलक झपकते ही चांदी के रंग का भेड़िया हवा में तैरती छोटी काली गेंद की ओर झपटा। दफा हो जाओ, छोटी काली गेंद चिल्लाई और उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन चांदी का भेड़िया दूर जा गिरा। चांदी के रंग का भेड़िया विलाप करने लगा और अपनी पूंछ दबाकर दरवाजे के बाहर लेट गया। चांदी के भेड़िए को आखिरकार बड़ी मुश्किलों के बाद होश आया, लेकिन उसे लगा कि उसका जीवन शिकायतों से भरा हुआ है। कुछ देर बाद छोटी काली गेंद तैरती हुई छोटे सफेद बाघ के सामने आ गई और उसे काफी देर तक घूरती रही। कुछ ही देर में उस नन्ही काली गेंद की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और उसने तुरंत ही उस नन्हे सफेद बाघ पर झपट्टा मार दिया। गर्जन! उसी समय नन्हा सफेद बाघ जोर से दहाड़ा। उसका शरीर तेजी से बड़ा हो गया और उसने अपना पंजा उस छोटी काली गेंद पर चलाया। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। एक दूसरे पर वार करने के बाद सफेद बाघ और छोटा काला बाघ दोनों एक ही समय पर पीछे हट गए। मुझे उकसाओ मत, उस विशालकाय और सुंदर बाघ ने ठंडी दहाड़ लगाई और उसकी बर्फीली निगाहें हवा में तैरती छोटी काली गेंद पर टिक गईं। उस नन्ही काली गेंद की चमकीली आंखों में हैरानी का भाव उभर आया और उसने सफेद बाघ को गौर से देखा। मेरे होने वाले पिता को गुस्से में घर छोड़कर जाने के लिए तुम सब ही जिम्मेदार हो। होने वाले पिता? तुम्हारा होने वाला पिता कौन है? सफेद बाघ ने ठंडे स्वर में कहा। राक्षस देवता, उस छोटी काली गेंद ने गुस्से से जवाब दिया। ओह, ये तो दानव देवता हान कांगमिंग हैं। ये सुनकर सफेद बाघ ने उपहास किया। उनके जाने से मेरा क्या लेना देना है? मेरे होने वाले पिता और माता के काम में दखल मत दो, उस छोटी काली गेंद ने तिरस्कार पूर्वक कहा। रास्ते में सफेद बाघ ने सिर हिलाया और आगे बोला, मैं सचमुच आपके रास्ते में बाधा हूँ। इस मामले में मैं बाधा बना रहूंगा। आप मेरे बारे में क्या कर सकते हैं? मैं बहुत गुस्से में हूँ। छोटी काली गेंद ने सफेद बाघ को गुस्से से घूरा। उसके भीतर से एक भयानक आभा निकली और वो तुरंत सफेद बाघ की ओर दौड़ पड़ी। भाड़ में जाओ! सफेद बाघ की आंखें झपक उठी। उसकी गुस्से भरी दहाड़ बिजली की तरह गूंजी और उसने अपना पंजा उस छोटी काली गेंद पर पटक दिया। बूम बूम! लगातार धमाके की आवाजें गूंज रही थीं और सफेद बाघ और छोटी काली गेंद के बीच की लड़ाई ने पूरी ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप को तहस नहस कर दिया। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो। छोटी काली गेंद ने भयंकर क्रोध से सफेद बाघ को घूर कर देखा। मैं तुम्हें यही वाक्य शब्दशः दोहरा कर सुनाऊंगा। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। सफेद बाघ हंस पड़ा। उस नन्ही काली गेंद के कुछ बोलने से पहले ही ये किंगटांग अचानक वहां प्रकट हो उठी। नन्ही काली गेंद पल भर में अंधेरे में गायब हो गई और भीतरी हॉल की ओर दौड़ पड़ी। ये किंगटांग ने जर्जर हो चुके बाहरी हॉल को देखकर गहरी भौहें चढ़ा ली। उसने पहले विशाल सफेद बाघ को देखा और फिर कोने में कुंडली मारकर बैठे चांदी के भेड़िए को। उस दृश्य को देखकर स्पष्ट था कि सफेद बाघ अचानक ही बेकाबू हो गया था। ये किंगटांग के माथे पर शिकन आने ही वाली थी कि अचानक शयन कक्ष से एक मधुर आवाज आई। थोड़ी देर पहले शयन कक्ष में लौटी छोटी काली गेंद ने सीधे नन्हे बिजली के अजगर को पकड़ लिया। अपनी नींद से भरी आंखों को मलते हुए वो छोटे छोटे कदमों से ये किंगटांग की ओर दौड़ी। माँ! नन्हे ड्रैगन ने ये किंगटांग के कपड़ों का किनारा पकड़ लिया और अस्त व्यस्त जगह पर नजर डाली। उसने तुरंत भौहें चढ़ा लीं और सफेद बाघ पर एक नजर डालने के बाद ये किंगटांग की ओर देखा। माँ, यह अच्छी बात नहीं है। देखो, इसने इस जगह को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आदमी सफेद बाघ ने उस नन्हे अजगर जैसे आदमी को देखा जिसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। तुम एक अच्छी चीज हो। ये किंगटांग ने झुंझलाहट से अपनी कनपटी रगड़ी। तुम रात में इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि घर से बाहर भागते समय उसे उकसाया गया हो? ये क्या बकवास है? इससे मेरा क्या लेना देना? साफ तौर पर ये वही आदमी है जिसने मुझसे लड़ाई की थी।
सफेद बाघ ने असंतोष से शिकायत की और ये किंग टांग के बगल में छिपे छोटे ड्रैगन जैसे आदमी को घूर कर देखा। क्या इसने तुमसे लड़ाई की? ये किंग टांग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और उस बेचारे छोटे ड्रैगन आदमी को देखने के लिए मुड़ गई। माँ, इसने मेरी बदनामी की, मैं तो अभी अभी जागा हूँ। नन्हे ड्रैगन ने मासूमियत से अपनी आंखें झपकाईं। क्या बकवास है, अब भी इतनी हिम्मत है तुम्हारी कि तुम ये सब कह रहे हो? सफेद बाघ ने गुस्से में अपनी दाढ़ी फूंकी और कोने में छिपे चांदी के भेड़िए पर एक नजर डाली। उसने अपना अगला पंजा उठाया और चांदी के भेड़िए की ओर इशारा करते हुए कहा, इधर आओ। क्या इसने अभी मुझे मारा? शेर बदलने के बाद यह मत सोचो कि तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। दुखी होकर चांदी के भेड़िए ने भयंकर सफेद बाघ को देखा और फिर उस छोटे ड्रैगन जैसे आदमी को देखा जो दया का दिखावा कर रहा था, हालांकि वास्तव में उसकी आंखों में खतरा साफ झलक रहा था। आयल 11 उसने कौन सा पाप किया? फिर चांदी के भेड़िए ने अपना सिर नीचे किया और उसे अपने दोनों अगले पंजों के बीच दबा लिया। उसका रवैया कुछ ऐसा था जैसे वो कह रहा हो, मैं एक भेड़िया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सब क्या बात कर रहे हैं। सफेद बाघ ने अपनी आंखें सिकुड़ी और चांदी के भेड़िए को घसीटकर अपने पक्ष में गवाही देने के लिए लाने ही वाला था। इससे पहले कि वो एक कदम भी उठा पाता, ये किंग टांग ने सीधे उसके फर को खींचा। क्या आपका काम हो गया? आपने रात में ही यहाँ बहुत शोर मचा दिया। क्या आप थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हैं? ये क्या बकवास है? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? सफेद बाघ ने ये किंग टांग के अवाक चेहरे को देखा और उसका मन किया कि वह उस छोटे से अजगर को थप्पड़ मारकर जान से मार दे। क्या मैं तुम पर विश्वास करूं? क्या मैं विश्वास करूं कि तुमने शियाओ गुआई का घोंसला छीन लिया? ये किंग टांग ने नीचे की ओर देखा। तब सफेद बाघ को एहसास हुआ कि उसका एक पिछला पंजा अभी भी उस भेड़िए के घोंसले पर टिका हुआ है जिसे उसने चांदी के भेड़िए से छीन लिया था। ये क्या बकवास है? ये तो मेरे प्रति सम्मान का प्रतीक है, सफेद बाघ ने सीधे खड़े होकर कहा। कोने में छिपा हुआ चांदी का भेड़िया गलत नजरों से ऊपर देखने लगा। चांदी के भेड़िए के व्यथित व्यवहार को देखकर ये किंग टांग असहाय महसूस कर रही थी। कुछ दिनों से जियाओ गुआई कुछ अजीब व्यवहार कर रहा था। आम दिनों में तो वो छोटे सफेद बाघ से कभी तंग नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा था? ठीक है, बहुत देर हो गई है, सो जाओ। ये किंग टांग अब सफेद बाघ से बहस नहीं करना चाहती थी और उस छोटे ड्रैगन जैसे आदमी को उठाकर वापस बेडरूम में ले गई। उसे अभी भी मास्टर डू को इस कमरे की सारी गड़बड़ी के बारे में समझाने के लिए कोई बहाना ढूंढना था। कल सफेद बाघ ने ये किंग टांग की बाहों में बैठे नन्हे ड्रैगन आदमी को घूरकर देखा। नन्हे ड्रैगन आदमी को मुंह बनाते देख सफेद बाघ ने क्रोध में आकर भेड़ियों का घोंसला तहस नहस कर दिया। ये क्या बकवास है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटे ड्रैगन ने गर्व से अपनी भौहें उठाईं और एक चुनौती भरे भाव के साथ आराम से ये किंग टांग के कंधे पर लेट गया। सफेद बाघ ने अपने दांत भींचे और जोर से फुफकारा, मैं बहुत नाराज हूँ। अगली सुबह मास्टर डू ने क्षतिग्रस्त ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप को आश्चर्य से देखा। आखिर हुआ क्या? ये किंग टांग ने माफी मांगते हुए मास्टर डू को घटना के बारे में सूचित किया। मास्टर डू मुस्कुराए और उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी। भाई, ये चेन मैंने सिद्ध शुवानचेन के लिए जो धर्म कलाकृति बनाई थी, उसे अभी भी आपकी असाधारण ज्वाला के आशीर्वाद की आवश्यकता है। मास्टर डू ने ये किंग टांग से कार्यशाला के भीतरी हॉल में प्रवेश करते हुए कहा। ये सुनकर ये किंग टांग ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि मास्टर डू सिद्ध शुवानचेन के लिए एक हथियार बना रहे थे, हालांकि यह मिलेनियम उल्कापिंड लोहे से बना था जिसे असाधारण ज्वाला से परिष्कृत करना आवश्यक था, अन्यथा इसे बनाना मुश्किल होता। ये किंग टांग ने तुरंत अपनी कलाई झटक दी और सुनहरी लपटों की एक लकीर कार्यशाला में फैल गई। लगभग 2 घंटे बाद मास्टर डू ने उस वस्तु को निकाला और उसे बर्फ के पानी से ठंडा किया। तैयार उत्पाद को देखकर मास्टर डू मुस्कुराए और बोले, भाई, ये चेन की असाधारण ज्वाला वाकई खास है। अगर यह कोई साधारण ज्वाला होती तो मुझे डर है कि इसे बनने में कम से कम 3 दिन लगते। ये किंग टांग की असाधारण ज्वाला का उपयोग करके समय को घटाकर 2 घंटे कर दिया गया, जिससे सुनहरी ज्वाला की विशिष्टता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई। भाई, ये चेन आप ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप में आधे दिन और रुक सकते हैं। मैं फॉलिंग स्काई वैली जाकर यह वस्तु परफेक्टेड जुआनचेन को सौंप दूंगा, मास्टर डू ने कहा। मास्टर डू मूल रूप से चाहते थे कि डू शिंग इस वस्तु को पहुंचाए, लेकिन ये धर्म कलाकृति बहुत मूल्यवान थी। ये किंग टांग से प्राप्त बड़ी मात्रा में मिलेनियम उल्कापिंड लोहे के अलावा इसमें अन्य अत्यंत मूल्यवान सामग्रियां भी थीं। सुरक्षा कारणों से
मास्टर डू ने अंततः इसे स्वयं पहुंचाने का निर्णय लिया। ये किंगटांग ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, कोई परेशानी नहीं है, आप यह वस्तु मुझे दे दीजिए, मैं गुरुजी को विदाई भी दे दूंगी। ये किंगटांग की बातें सुनने के बाद मास्टर डू ने सिर हिलाया और धर्म की कलाकृति को एक लकड़ी के बक्से में रखा, जिसे उन्होंने बाद में ये किंगटांग को सौंप दिया। ये किंगटांग ने धर्म कलाकृति प्राप्त की और आनंद निर्माण कार्यशाला से चली गई। कुछ ही समय में ये किंगटांग फॉलिंग स्काई वैली में वापस आ गई। फॉलिंग स्काई वैली के मुख्य हॉल में परफेक्टेड जुवानचेन मध्य स्थान पर बैठे हुए मेज पर रखी फाइलों के ढेर की समीक्षा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे घाटी में कुछ मामलों को सुलझा रहे हैं। परिपूर्ण शुवानचेन की हमेशा की तरह परिचित आकृति को देखकर ये किंगटांग के होंठ अनायास ही ऊपर की ओर मुड़ गए। अपने पिछले जीवन में सिद्ध शुवानचेन के कार्यवाहक घाटी स्वामी बनने से पहले वो अन्य शिखर स्वामियों से भी अधिक शक्तिशाली थे और किसी से नहीं डरते थे। इतना ही नहीं, वे अपने सुरक्षात्मक स्वभाव के लिए जाने जाते थे और सिद्ध शुवानचेन के अधीन आदरणीय आकाश शिखर को लगभग कोई भी नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि जब पीएलएस स्कूल के वार्डन द्वारा वैली मास्टर को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और परफेक्टेड जुवानचेन ने अस्थायी रूप से वैली मास्टर का पदभार संभाला, तो वो काफी संयमित हो गया। सामंजस्य को प्राथमिकता देते हुए उनका एकमात्र उद्देश्य इस पद की जिम्मेदारियों को पूरा करना और पूरी घाटी की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। वर्तमान में सिद्धिकृत शुवानचेन अब फॉलिंग स्काई वैली की किसी एक चोटी के शिखर स्वामी नहीं बल्कि पूरी घाटी के घाटी स्वामी थे और उनकी जिम्मेदारियां अब किसी एक चोटी तक सीमित नहीं थीं। परफेक्टेड शुवानचेन के थके हारे चेहरे को देखकर ये किंगटांग को किसी कारणवश बुरा लगा। अपने पिछले जन्म में सिद्ध पुरुष शुवानचेन ने उसे उसके दुखों से बचाया था और उसकी आध्यात्मिक उत्पत्ति या प्राकृतिक प्रतिभा पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसे लगन से साधना करने के लिए अपना शिष्य बनने दिया और उसकी देखभाल भी अपनी बेटी की तरह की। शुरुआत में सिद्ध गुरु शुवानचेन ये किंगटांग के प्रति अन्य शिष्यों की तुलना में अधिक सख्त थे, जिससे ये किंगटांग को ये लगने लगा कि उन्होंने कभी भी उससे प्यार नहीं किया था। हालांकि ये किंगटांग को अभी भी अच्छी तरह याद था कि सिद्ध जुवानचेन ने मरने से पहले उससे क्या कहा था। उसके पास कोई आध्यात्मिक मूल नहीं है और उसकी युद्ध क्षमता बहुत कमजोर है, इसलिए दूसरों से 100 या 1000 गुना अधिक मेहनत करके और उनसे भी अधिक शक्तिशाली बनकर ही कोई भी उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अपने पिछले जन्म में ये किंगटांग ने सिद्ध गुरु शुवानचेन के मार्गदर्शन में साधना की थी। उनके पालक पिता का तब निधन हो चुका था और उस बेघर और दयनीय स्थिति में उन्हें सिद्ध गुरु शुवानचेन के शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था और उन्होंने वर्षों तक उन्हें अपने पिता के समान माना। उसकी आंखों के सामने थका हुआ दिखने वाला परफेक्टेड जुवानचेन अब पहले जैसा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं लग रहा था, बल्कि एक थका हुआ वरिष्ठ व्यक्ति लग रहा था जो केवल फॉलिंग स्काई वैली की सुरक्षा करना चाहता था। मालिक, बहुत समय बाद ये किंगटांग खुद को परिपूर्ण शुवानचेन कहकर पुकारने से रोक नहीं सकी। परफेक्टेड शुवानचेन फाइलों की समीक्षा करने में पूरी तरह से एकाग्र थी और उसने ये भी नहीं देखा कि ये किंगटांग हॉल में दाखिल हो गई है। ये किंगटांग के बुलाने के बाद ही उसने सहज रूप से उसकी ओर देखा। तुम यहाँ हो, परफेक्टेड शुवानचेन ने अपनी थकी हुई आंखों को मलते हुए कहा। फिर ये किंगटांग हॉल में गई और मेज पर रखी फाइलों को देखने लगी। गुरुजी, क्या आप पूरी रात फाइलों की समीक्षा करते रहे? परफेक्टेड शुवानचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपके बड़े भाई गु येहान अभी उतने अनुभवी नहीं हैं और इन जरूरी मामलों को मैं खुद ही निपटा सकता हूँ। गुरुजी, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अधिक आराम करना चाहिए। अपने आप को अत्यधिक थकाएं नहीं। आप अपने वरिष्ठ भाई को अपने साथ रख सकते हैं ताकि वे सीख सकें और घाटी के इन सभी विविध मामलों को संभालने में सक्षम हो सके, ये किंगटांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ये किंगटांग की बातें सुनकर और उसके चेहरे के भाव देखकर सिद्ध जुवानचेन थोड़ा अचंभित हो गया। किसी कारणवश, शायद गलतफहमी के चलते, ये किंगटांग उसकी उतनी ही परवाह करती थी जितनी एक बेटा अपने पिता की करता है। उसी क्षण सिद्ध जुवानचेन को अचानक अपनी उस बेटी की याद आ गई जिसकी मृत्यु 10 वर्ष पहले हो गई थी। ये चेन, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अभी बहुत जवान हूँ, है ना? सिद्ध जुवानचेन ने दस्तावेज नीचे रखे और हल्के से हंस पड़ा। ये किंगटांग उनके बोलते ही उनके पास चली गई और खुद स्याही पीसने लगी और साथ ही उन्हें एक ब्रश भी थमा दिया। इसे देखकर परिपूर्ण शुवानचेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि उनका ये शिष्य कुछ ही समय पहले उनका शिष्य बना था, फिर भी उन्हें हमेशा किसी कारणवश उन दोनों के बीच एक अवर्णनीय आत्मीयता का एहसास होता था
मानो वे दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हों। ये किंगटांग परफेक्टेड जुवानचेन के लिए स्याही पीस रही थी, जबकि परफेक्टेड जुवानचेन फाइलों की समीक्षा करने में व्यस्त था और वो समय समय पर ये किंगटांग से बातचीत करता रहता था। चेन, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? परफेक्टेड जुवानचेन ने अचानक पूछा। ये पहली बार था जब उसने उसे इस नाम से पुकारा, जो शायद उस आत्मीयता के कारण एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया थी। ये सुनकर ये किंगटांग के चेहरे के भाव बदल गए। इस मुख्य भूमि पर ये किंगटांग का केवल एक ही पालक पिता था और वो अपने जन्मदाता माता पिता से अनजान थी। उसे बस इतना ही अंदाजा था कि उसकी माँ शायद वही महिला थी जो कभी नाइन नाइट्स डायनेस्टी में दिखाई दी थी। ओनो, ये किंगटांग को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वह ये परिवार में क्यों आई, उसकी माँ का मूल क्या था और उसके पिता का नाम क्या था। मेरे केवल एक ही पालक पिता हैं, ये किंगटांग ने काफी देर बाद ईमानदारी से जवाब दिया। पालक पिता? सिद्ध जुवानचेन ने ये किंगटांग को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। गुरुजी, वास्तव में किन पर्वत पर बादलों का सागर महज एक बहाना है, ये किंगटांग ने कहा। परफेक्टेड जुवानचेन से ये किंगटांग एक भी झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मुझे पता है, परफेक्टेड जुवानचेन ने कहा। तुम्हें पता है? ये किंगटांग के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। चेन, सब कहते हैं कि इस मुख्य भूमि पर किन पर्वत पर बादलों का सागर है। जब मैं छोटी थी तो एक बार उस ऐतिहासिक स्थल के दर्शन करने और किन पर्वत पर बादलों के सागर की खोज में उस रास्ते से गई थी, लेकिन बादलों का सागर वहीं खत्म हो गया और किन पर्वत कहीं दिखाई नहीं दिया। सिद्ध जुवानचेन ने ये किंगटांग की ओर देखकर मुस्कुराया। ये किंगटांग को ये तो पता नहीं था कि किन पर्वत पर स्थित बादलों का सागर इस मुख्य भूमि पर भी मौजूद है या नहीं, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिद्ध जुवानचेन सचमुच बादलों के सागर के अंत तक पैदल चलकर पहुंच गया होगा। सिद्ध पुरुष जुवानचेन ने कभी किसी से शादी नहीं की और अन्य लोग जानते थे कि वह मार्शल कला के अभ्यास के प्रति समर्पित थे। हालांकि किसी को नहीं पता था कि वह भी कभी किसी को पसंद करता था। वह व्यक्ति उसकी छोटी बहन थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उनकी छोटी बहन उनके बच्चे की मां बनने वाली थी और उनका इरादा शुरू में उससे शादी करने का था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जीवन अनिश्चित था। उनकी छोटी बहन के प्रसव के दिन ही कठिन प्रसव के कारण उसकी मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे केवल एक बेटी छोड़ गई। उसके बाद से सिद्ध पुरुष जुवानचेन को किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं रही और वह पूरी तरह से मार्शल कला के अभ्यास के साथ साथ अपनी बेटी के पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित करने लगा। 10 साल पहले सिद्ध जुवानचेन की इकलौती बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई थी और इस मुख्य भूमि के सबसे कुशल चिकित्सक भी उसका इलाज करने में असमर्थ थे। आशा की अंतिम किरण के रूप में सिद्ध जुवानचेन ने माउंट किंग के बादलों के सागर में जाकर उन शक्तिशाली प्राचीन कुलों की खोज करने की इच्छा व्यक्त की जो दुनिया से छिपे हुए थे। भले ही इसका अर्थ अपने जीवन को जोखिम में डालना हो, फिर भी वह अपनी बेटी को बचाने के लिए उस प्राचीन कुल से एक जादुई औषधि प्राप्त करने की प्रार्थना करना चाहता था। तथापि पूर्ण सिद्ध जुवानचेन ने जब बादलों का सागर पाया, तब उसे एहसास हुआ कि अंत आ चुका है और इस दुनिया में किन पर्वत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सब कुछ महज एक सुंदर किंवदंती थी। तो फिर तुमने उस समय मुझे बेनकाब क्यों नहीं किया? ये किंगटांग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। तुम्हें बेनकाब करूं? सिद्ध जुवानचेन ये किंगटांग से भी ज्यादा हैरान लग रहा था। तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें बेनकाब क्यों करना चाहूंगा? सिद्ध जुवानचेन की सख्ती को देखकर ये किंगटांग अचानक दिल से हंस पड़ी। स्वामी जी, कृपया। अगले ही पल ये किंगटांग ने परफेक्टेड जुवानचेन के लिए स्याही पीसना समाप्त कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा। परफेक्टेड जुवानचेन ने बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए ब्रश को स्याही में डुबोया और फाइलों की समीक्षा करना जारी रखा। गुरुजी छिपे हुए प्राचीन कुलों की खोज में किन पर्वत पर स्थित बादलों के सागर में गए थे, शायद अपनी इकलौती बेटी की तलाश में। परफेक्टेड जुवानचेन को फाइलों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखकर ये किंगटांग मन ही मन सोचने लगी। हालांकि ये किंगटांग ने अपने पिछले जीवन में कभी भी सिद्ध जुवानचेन को इस मामले का जिक्र करते हुए नहीं सुना था, लेकिन उसने इसके बारे में गु यहान से सुना था। पूर्ण विकसित जुवानचेन की एकमात्र पुत्री का जन्म उनके प्रेम से हुआ और उसका नाम जुवान यू रखा गया। 10 साल पहले जुवान यू को नाइन नाइट्स डायनेस्टी की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता था। तब वह केवल 16 वर्ष की थी, लेकिन उसकी सुंदरता पहले से ही बेहद आकर्षक थी। फिर भी पियरलेस स्कूल के एक शिष्य को उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाने का कारण बन गया और उसने कई बार उसे रिझाने की कोशिश की। हालांकि उस विलक्षण विद्यालय के शिष्य की कुख्याति थी
उसे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना सबसे ज्यादा पसंद था और वो वेश्यालयों का नियमित ग्राहक भी था। इसलिए स्वाभाविक रूप से जुआन युए सहमत नहीं होती। अंततः उस अद्वितीय विद्यालय के शिष्य ने अपने मार्शल कौशल से जुआन यू को वश में कर लिया और फिर उसके साथ खिलवाड़ करते हुए उसे अपमानित किया। जब परिपूर्ण शुवानचेन को शुवान यू मिली, तब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह घायल हो चुकी थी और गर्भवती भी थी। हालांकि सिद्ध पुरुष शुवानचेन ने अपनी आंतरिक ऊर्जा और कई उपचारात्मक औषधियों का उपयोग करके शुवान युए के जीवन को बढ़ाया, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु तब हुई जब सिद्ध पुरुष शुवानचेन उस अजन्मे बच्चे के साथ किन पर्वत पर बादलों के सागर की ओर जा रहे थे। उस समय पीयरलेस स्कूल पहले से ही एक सर्वोच्च शक्ति थी और सिद्ध जुआनचेन फॉलिंग स्काई वैली के शिखर गुरु थे। हालांकि वे पीयरलेस स्कूल को अंधाधुंध नष्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें शिखर के शिष्यों के जीवन की चिंता थी और अंततः उन्होंने आंसू बहाते हुए इसे सहन करने का विकल्प चुना। अन्यथा एक बार जब सिद्ध शुवानचेन ने अद्वितीय विद्यालय के शिष्यों पर हमला कर दिया, तो सिद्ध शुवानचेन की चोटी की तो बात ही छोड़िए, पूरी गिरती आकाश घाटी में एक आपदा आ जाएगी। गुरुजी, मैं निश्चित रूप से आपका बदला लूंगी, ये किंगटांग ने अपने बगल में खड़े सिद्ध जुआनचेन को देखते हुए मन ही मन सोचा। कुछ ही समय बाद ये किंगटांग ने महसूस किया कि सिद्ध जुआनचेन कुर्सी से टेक लगाकर सो गया था। ये किंगटांग ने मास्टर डू द्वारा दिए गए लकड़ी के बक्से को एक तरफ रख दिया। उसने अपने स्पेस रिंग से कपड़ों का एक सेट निकाला और धीरे से उसे परफेक्टेड जुआनचेन पर रख दिया। स्वामी जी, मैं अब चलता हूँ। चिंताओं की बात करें तो वो ये परिवार और शुवानलिंग संप्रदाय के साथी शिष्यों को लेकर चिंतित थी, और इसी तरह फॉलिंग स्काई वैली और परफेक्ट शुवानचेन में उनके साथी शिष्य भी थे। ये किंगटांग मुख्य हॉल से पीछे हट गई और सिद्ध शुवानचेन को प्रणाम करने के बाद मुड़कर हॉल से बाहर चली गई। ये चेन जुआनयुआन ली अभी अभी फॉलिंग स्काई वैली लौटी थी और ये किंगटांग को बड़े बड़े कदमों से घाटी छोड़ते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गई। शुवानयुआन ली के बगल में खड़े पूर्णिमा शिखर के एक शिष्य ने ये किंगटांग को देखकर जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई शुवानयुआन, मेरी राय में वो व्यक्ति किन पर्वत के बादलों के सागर से आया हुआ नहीं हो सकता, अन्यथा वो हमारी गिरती आकाश घाटी में कैसे प्रवेश करता। उसे देखिए, वो जाने के लिए इतना बेचैन है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसे पता है कि उसने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और वो जाना चाहता है। ये सुनकर जुआनयुआन ली कुछ सोच में पड़ गया और उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उस दिन वो कभी नहीं समझ पाया कि जब ये किंगटांग ने माउंट किन पर बादलों के सागर का जिक्र किया तो पीयरलेस स्कूल के शिष्य और उसके दादा ने उस तरह से प्रतिक्रिया क्यों दी। जब वो उस रात फुल मून पीक लौटा तो उसके दादा ने उसे माउंट किन पर छिपे हुए कुलों और बादलों के सागर के बारे में फैली अफवाहों के बारे में बताया। वरिष्ठ भाई जुआनयुआन, जरा सोचिए, अगर वो व्यक्ति सचमुच किन पर्वत पर स्थित बादलों के सागर में रहने वाले गुप्त कबीले का है, तो वो फॉलिंग स्काई वैली में साधना करने कैसे आ सकता है। किन पर्वत पर स्थित बादलों के सागर में रहने वाला गुप्त कबीला इतना शक्तिशाली है। जुआनयुआन ली के बगल में बैठा फुल मून पीक का शिष्य फिर से बड़बड़ाया। जुआनयुआन ली ने तुरंत सिर हिलाया। वो स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि फुल मून पीक के इस शिष्य ने क्या कहा। यहाँ तक कि उनके दादा फुल मून पीक के शिखर गुरु भी ये किंगटांग की गुप्त कबीले के सदस्य होने की पहचान को लेकर बेहद संदिग्ध थे। तो ऐसा ही सही, अगर ये किंगटांग वास्तव में किन पर्वत पर बादलों के सागर में छिपे हुए कबीले से थी, लेकिन अगर नहीं तो वे इस बात को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करने वाले थे कि ये किंगटांग ने पीयरलेस स्कूल को नाराज किया था। इसके अलावा उसके दादा ने उसे ये किंगटांग की पहचान की जांच करते समय उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने का आदेश दिया था ताकि उसे फॉलिंग स्काई वैली से भागने से रोका जा सके। झो उताई, तुरंत फुल मून पीक जाओ और पीक मास्टर को बाहर आने का निमंत्रण दो। मैं ये चेन के पीछे आऊंगा। ये किंगटांग को जाते हुए देखकर जुआनयुआन ली की आंखों में चमक आ गई। निश्चिंत रहें सीनियर ब्रदर जुआनयुआन। झो उताई तुरंत मुड़ा और फुल मून पीक की ओर दौड़ पड़ा। फिर जुआनयुआन ली ने अपनी आदिम ऊर्जा का उपयोग किया और हवा में उड़कर ये किंगटांग का पीछा करने लगा। इस समय ये किंगटांग फॉलिंग स्काई वैली से निकल चुकी थी। पहाड़ से नीचे आने के बाद वो रुक गई और आकाश की ओर देखने लगी। ये किंगटांग के ज्ञान और समझ के बल पर उसे पहले ही यह आभास हो गया था कि कोई उसका छुपकर पीछा कर रहा है, लेकिन आखिर वो कौन था। फिर ये किंगटांग पलक झपकते ही गायब हो गई और उसका कोई निशान नहीं मिला। ओह, मैं पकड़ा गया।
ये किंगटांग को बिना किसी निशान के गायब होते देख जुआन्युआन ली ने तुरंत उपहास किया और धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरने लगा। ये चेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बच निकलोगे? शुआन्युआन ली का चेहरा बेहद उदास था। हालांकि उसके बोलने के तुरंत बाद एक अंधेरे कोने से अचानक हंसी की आवाज सुनाई दी। वहां कौन है? जुआन्युआन ली ने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में चिल्लाया। क्या तुम जुआन्युआन ली को ढूंढ रहे हो? ये किंगटांग धीरे धीरे अंधेरे कोने से बाहर निकली और उसने जुआन्युआन ली को उदासीनता से देखा। ये चेन, ये किंगटांग को देखकर जुआन्युआन ली थोड़ा हैरान रह गया। लगभग पलक झपकते ही जुआन्युआन ली का चेहरा बेहद गुस्से से भर गया। ये किंगटांग ने अभी जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर हो जाए। ये मैं हूँ। ये किंगटांग ने जुआन्युआन ली को गौर से देखा और हल्के से हंस पड़ी। मैं सोच रही थी कि कौन सा पवित्र प्राणी मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक छोटी सी बेकार मछली होगी। छोटी सी बेकार मछली। ये किंगटांग के शब्दों को सुनते ही जुआन्युआन ली की आंखों में हत्या का इरादा उभर आया। जुआन्युआन ली फॉलिंग स्काई वैली की युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली था। फॉलिंग स्काई वैली के शिष्यों में उसका कोई सानी नहीं था, फिर भी ये किंगटांग उसे एक छोटा सा निकम्मा कहकर पुकारती थी। ये चेन, तुम वाकई बहुत साहसी हो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुमने अभी अभी पीयरलेस स्कूल में शामिल हुए 2 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को हरा दिया है, तुम्हें मुझसे बराबरी का दर्जा पाने का अधिकार है? जुआन्युआन ली के होंठ हल्के से ऊपर उठे और हवा में तुरंत एक युद्धमय आभा भर गई। तीसरे स्तर की मार्शल ची का तीसरा स्वर्ग। ये किंगटांग ने जुआन्युआन ली को सोच समझकर देखा। ये समझना आसान था कि जुआन्युआन ली को फॉलिंग स्काई वैली में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में क्यों जाना जाता था, क्योंकि कम उम्र के बावजूद वो पहले ही मार्शल क्यूई के तीसरे स्वर्ग के स्तर में प्रवेश कर चुका था। अपने पिछले जीवन में जब उसने फॉलिंग स्काई वैली में प्रवेश किया था, तब जुआन्युआन ली जैसी विलक्षण प्रतिभाएं आम दिनों में शायद ही देखने को मिलती थीं। हालांकि उनके पुनर्जन्म के बाद ऐसे विलक्षण प्रतिभावान लोग उनकी नज़रों में चींटियों से कम नहीं थे। इस समय जुआन्युआन ली ने ये किंगटांग की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, तुम्हें मेरी साधना शक्ति का पूरा अंदाजा नहीं होगा। बाहरी संप्रदाय के वे 2 शिष्य जिन्होंने अभी अभी अद्वितीय विद्यालय में प्रवेश किया था, मार्शल ची के तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में ही थे, जबकि जुआन्युआन ली पहले ही मार्शल ची के तीसरे स्तर के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। कुछ ही वर्षों में उन्हें येन यांग के आधे चरण के सिद्ध स्वामी बनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने उन 2 पीयरलेस स्कूल के लोगों के प्रति इतनी सावधानी इसलिए नहीं बरती क्योंकि वे कुशल थे, बल्कि इसलिए कि वे पीयरलेस स्कूल के शिष्य थे। मुझे वाकई स्पष्ट नहीं है। ये किंगटांग हंस पड़ी। ओह दिलचस्प, बात यहाँ तक पहुँच गई है और तुम अब भी हंस रहे हो, तो तुम अज्ञानी हो या अभिमानी? जुआन्युआन ली ने ये किंगटांग से ठंडे लहजे में कहा। जुआन्युआन ली, तुम्हारी साधना कौशल का मुझसे क्या लेना देना है? मुझे रोककर क्या तुम मुझे अपने तीसरे स्तर के मार्शल ची के तृतीय स्वर्ग के अंतिम चरण के कौशल दिखाना चाहते हो? ये किंगटांग ने मजाक किए बिना नहीं रह सकी। ये किंगटांग की बातें सुनकर जुआन्युआन ली अचंभित रह गई और अनजाने में ही उसने भौहें सिकोड़ ली। ये किंगटांग सिद्ध पुरुष शुआनचेन की शिष्या थी और भले ही वो घाटी छोड़कर चली गई हो, फिर भी शुआनचेन के पास उस पर हमला करने का कोई कारण नहीं था। फिर जुआन्युआन ली ने अपनी सारी शक्ति को रोककर ये किंगटांग को ठंडी निगाहों से देखा। ये चेन, तुमने पीयरलेस स्कूल के 2 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को नाराज किया है और एक गंभीर अपराध किया है। फॉलिंग स्काई वैली के शिष्य के रूप में मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। जल्दी से मेरे साथ घाटी में लौट आओ। गंभीर अपराध? ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए जुआन्युआन ली की ओर देखा। पीयरलेस स्कूल के 2 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने कुछ नहीं कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे तथाकथित गंभीर अपराध का दोषी आपने ही ठहराया हो? आप? ये किंगटांग के जवाब के बाद जुआन्युआन ली को समझ नहीं आया कि क्या कहे। ये किंगटांग के कहे अनुसार ये किंगटांग द्वारा घायल किए गए 2 पीयरलेस स्कूल के शिष्यों ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब वह बेबुनियाद तर्क। नाराज होकर जुआन्युआन ली ने जोर से हाथ हिलाते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने पीयरलेस स्कूल के बाहरी संप्रदाय के 2 शिष्यों को चोट पहुंचाई है। इसलिए जब तक तुम्हारी पहचान की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, तुम्हें फॉलिंग स्काई वैली छोड़ने की मनाही है। यदि यह व्यक्ति सचमुच किन पर्वत पर स्थित बादलों के सागर में छिपे किसी गुप्त कबीले से होता, तो जुआन्युआन ली स्वाभाविक रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब स्थिति को देखते हुए उसे विश्वास हो गया है कि इस व्यक्ति की पहचान निश्चित रूप से झूठी है।
यदि ये किंगटांग वास्तव में माउंट किन पर बादलों के सागर में छिपे हुए कबीले की सदस्य थी, तो उसके लिए फॉलिंग स्काई वैली में साधना करना और सिद्ध शुवानचैन की शिष्या बनना कैसे संभव था? किन पर्वत पर बादलों के सागर में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा फॉलिंग स्काई वैली की तुलना में कई गुना अधिक होनी चाहिए। वो इतनी अच्छी जगह पर क्यों नहीं रुकी, बल्कि नाइन नाइट्स डायनेस्टी में क्यों आ गई? चाहे वो इसे किसी भी तरह से देखे, ये किंगटांग की पहचान बेहद संदिग्ध थी और वो पौराणिक गुप्त वंश से संबंधित नहीं लगती थी। जुवान्युआन ली, मेरी पहचान की जांच पड़ताल ही क्यों न हो, ये जांच पड़ताल तो पियरलेस स्कूल को करनी चाहिए। तुम्हारा और फॉलिंग स्काई वैली का इससे क्या लेना देना है? ये किंगटांग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। जुवान्युआन ली, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम फालतू की बातों में दखल न दो। इस समय और मेहनत के बदले एकांत में जाकर साधना करना ज्यादा व्यवहारिक होगा। तुम मुझे शिक्षा दे रही हो? जुवान्युआन ली के माथे पर एक नस उभर आई। ये किंगटांग की जुबान बहुत तीखी थी और वह उससे बेहतर बोल नहीं पाया। तुम्हें शिक्षित करूं? ये किंगटांग ने सिर हिलाते हुए कहा। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुम्हें शिक्षित करने में अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करूं? बेशर्म, तुम तो अभी कुछ ही दिन पहले फॉलिंग स्काई वैली में आए हो, लेकिन एक वरिष्ठ भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, मैं सिद्ध शुवानचैन की जगह लेकर तुम्हें रुतबे का फर्क सिखाऊंगा। इसी क्षण जुवान्युआन ली को ये किंगटांग को बोलने से रोकने का मौका मिल गया और उसने तुरंत ही किंगटांग पर झपट्टा मारा। यदि ये किंगटांग किन पर्वत पर बादलों के सागर में छिपे हुए कबीले से नहीं होती, तो अद्वितीय विद्यालय को नाराज करना निश्चित रूप से एक गंभीर अपराध होता। अगर वो इस व्यक्ति को पकड़ लेता है, तो एक बार जब ये पता चल जाएगा कि ये किंगटांग गुप्त कबीले से नहीं है, तो वह उसे अद्वितीय विद्यालय में भेजकर अपना दंड भुगतने के लिए कह सकता है ताकि उनका पक्ष जीत सके। यह मामला ही उनके और पियरलेस स्कूल के बीच एकमात्र संबंध था। जुवान्युआन ली ये किंगटांग को फॉलिंग स्काई वैली छोड़ने की अनुमति कैसे दे सकते थे? जुवान्युआन ली ने अपनी मुट्ठी ये किंगटांग के पेट पर मारी। सिर्फ तुम? ये किंगटांग अपनी हंसी नहीं रोक पाई। पलक झपकते ही एक जोरदार धमाका हुआ और ये किंगटांग के हाथ में जुवान्युआन ली की मुट्ठी आ गई। क्या? जुवान्युआन ली की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। जमीन पर जड़वत खड़ी ये किंगटांग ने उदासीन भाव से जुवान्युआन ली की मुट्ठी को अपने हाथों में थाम रखा था। यह असंभव है। भयभीत होकर जुवान्युआन ली ने अपनी निगाहें ये किंगटांग के उस हाथ पर टिका दी जिसने उसकी मुट्ठी को जकड़ रखा था। ये किंगटांग ने इतनी आसानी से उसके मुके को रोक लिया? जुवान्युआन ली, तुम बहुत कमजोर हो, ये किंगटांग ने बिना किसी भावना के जुवान्युआन ली को देखते हुए धीरे से कहा। तुमने क्या कहा? जुवान्युआन ली गुस्से से चिल्लाई। वो फॉलिंग स्काई वैली का सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली खिलाड़ी था, भला वो कमजोर कैसे हो सकता था? तुम्हारी साधना का स्तर केवल तीसरे स्वर्ग के मार्शल ची स्तर पर है, फिर भी तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? ये किंगटांग के होठों पर एक बर्फीली मुस्कान आ गई। बेशर्म, एक उग्र चीख के साथ तीसरे स्वर्ग के मार्शल ची स्तर 3 की मार्शल आभा को अधिकतम सीमा तक केंद्रित किया गया और उसके बाद वो विस्फोट के रूप में बाहर निकल गई। तेज हवा चलने लगी और जमीन पर पड़े पत्थर इस तूफानी हवा में उड़ गए और टक्कर के कारण चूर चूर होकर पाउडर बन गए। जुवान्युआन ली ने इस समय का फायदा उठाते हुए ये किंगटांग की पकड़ से बचकर तुरंत पीछे हट गई। क्यों? क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं? ये किंगटांग के चेहरे पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखी और उसकी निगाहें जुवान्युआन ली पर टिकी थीं। ये चेन, तुम खुद को क्या समझते हो? जुवान्युआन ली की आंखों में एक ठंडी चमक उभर आई जब उसने अपने सामने ये किंगटांग को घूरकर देखा। फॉलिंग स्काई वैली में उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का दर्जा प्राप्त था, यहाँ तक कि सिद्ध शुवानचैन के शीर्ष शिष्य गु येहान और जलकट शिखर के शीर्ष शिष्य लियू मो भी उनके प्रतिद्वंदी नहीं थे। फिर भी आज घाटी में अभी अभी प्रवेश करने वाली ये किंगटांग ने उनका उपहास उड़ा दिया। तुम तो पहले ही हार चुके हो और अब भी मुझे शब्दों से डराना चाहते हो, ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए कहा। हार गए? जुवान्युआन ने तिरस्कार से कहा। ये चेन, मैंने अभी अपनी क्षमताओं का केवल 50% ही इस्तेमाल किया। ओह, ये किंगटांग ने जुवान्युआन ली की ओर देखकर कहा। मैंने अभी अपनी क्षमताओं का केवल 10% ही इस्तेमाल किया। तुम्हें मरने की इच्छा है? जुवान्युआन ली गुस्से से भड़क उठा और फिर से ये किंगटांग की ओर दौड़ा। जुवान्युआन ली जैसा विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति, जिसने इतनी कम उम्र में ही मार्शल ची के तीसरे स्तर के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया था, स्वभाव से ही अभिमानी था और हमेशा दूसरों को नीचा समझता था। इसलिए वो ये किंगटांग के शब्दों में निहित उपहास को सहन नहीं कर सका। वाह!
जुआन्युआन ली ने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार मुक्का मारा। पलक झपकते ही एक बल के बादल ने ये किंगटांग को घेर लिया और ये किंगटांग के पीछे हटने के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए। मैं देखूंगा कि तुम कहाँ भाग सकते हो। जुआन्युआन ली अचानक जानलेवा गुस्से से लबालब होकर तुम्हारे करीब आ गया। ये किंगटांग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसने जुआन्युआन ली की इच्छा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस समय ये किंगटांग जड़वत होकर जमीन पर खड़ी हो गई और एक शक्तिशाली मुक्के के हमले को महसूस किया, लेकिन उसने जरा भी बचाव नहीं किया। अगले ही पल जुआन्युआन ली ने आश्चर्य से देखा कि ये किंगटांग ने एक उंगली आगे बढ़ाई। बूम! अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। जुआन्युआन ली के जोरदार मुक्के को ये किंगटांग ने एक उंगली से आसानी से रोक दिया। क्या? जुआन्युआन ली एकदम सुन्न पड़ गया और अविश्वास से उस पतली उंगली को देखने लगा जिसने उसकी मुट्ठी को रोक रखा था। तुम्हें ये गलतफहमी कब हुई कि मैं भागना चाहती थी? ये किंगटांग ने शांत भाव से कहा। तुम सचमुच बहुत कमजोर हो। असंभव! अपने आत्मविश्वास को भारी झटका लगने से परेशान होकर जुआन्युआन ली लगातार गुस्से में चिल्लाया और पागलों की तरह दोनों मुट्ठियों से ये किंगटांग की ओर झपटा। हालांकि ये किंगटांग ने शांति से अपनी उस एक उंगली की स्थिति को थोड़ा सा बदला और जुआन्युआन ली के सभी हमलों को रोक दिया। यह मेरी बारी है। ये किंगटांग ने अपनी उंगली वापस खींच ली और मुस्कुराई। ठीक से देखो, मुट्ठी का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए। उसके बोलने के तुरंत बाद उसने जुआन्युआन ली के पेट की ओर मुक्का मारा। यह मुक्का इतना तेज था कि जुआन्युआन ली को पता भी नहीं चला कि ये किंगटांग ने कब वार किया। बूम! एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। उसी समय जुआन्युआन ली ने खून के बड़े बड़े घूंट थूके। उसने अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ लिया और खुद को संभालने की ताकत न होने के कारण वो तुरंत ही किंगटांग के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। जुआन्युआन ली का पूरा शरीर दर्द से कराह उठा और उसका चेहरा पीड़ा से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये किंगटांग का मुक्का इतना भयानक होगा कि वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। जुआन्युआन ली, तुम खुद को फॉलिंग स्काई वैली का नंबर 1 जीनियस कहते हो, लेकिन मेरे एक मुक्के को भी नहीं रोक सकते। ये किंगटांग जुआन्युआन ली से काफी लंबा खड़ा था और हंसते हुए बोला। आप? जुआन्युआन ली के माथे की नसें उभर रही थी और वह चाहता था कि वो ये किंगटांग के टुकड़े टुकड़े कर दे। क्या तुम्हें लगता है कि इस उम्र में मार्शल जी के तीसरे स्तर में प्रवेश करने मात्र से ही तुम अद्वितीय हो? ये किंगटांग ने जुआन्युआन ली को भावहीन निगाहों से देखा। अगले ही पल तेज हवाएं चलने लगी और एक भयानक यिन यांग सिद्ध स्वामी की आभा ने जुआन्युआन ली को पूरी तरह से घेर लिया। आधा कदम यिन यांग के सिद्ध स्वामी। ये किंगटांग की प्रभावशाली युद्ध शक्ति को महसूस करने के बाद जुआन्युआन ली की आंखों में अविश्वास भर गया। उसने शुरू में सोचा था कि ये किंगटांग मार्शल क्यूई लेवल 3 के तीसरे स्वर्ग के मध्य चरण में ही होगी और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वास्तव में यिन यांग पूर्णता प्राप्त कर चुकी होगी। ये कैसे हो सकता है? जुआन्युआन ली को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फॉलिंग स्काई वैली के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य के रूप में युवा पीढ़ी के कई शिष्य इस उम्र में मार्शल ची लेवल 3 के अंतिम चरण में प्रवेश करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करते थे, लेकिन ये किंगटांग उससे छोटी थी और पहले से ही यिन यांग सिद्धि में अर्ध चरण की अवस्था प्राप्त कर चुकी थी। अगर जुआन्युआन ली ने ये किंगटांग को नाराज न किया होता तो ये किंगटांग उससे कोई वास्ता नहीं रखती, लेकिन अभी अभी जुआन्युआन ली ने उसका रास्ता रोक दिया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया, इसलिए ये किंगटांग उसे जरा भी रहम नहीं दिखाएगी। चाहे वो कोई भी हो, जो कोई भी उसकी जान लेना चाहता है उसे मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्विश! पलक झपकते ही एक लंबी काली तलवार म्यान से बाहर निकली और ये किंगटांग ने बिना कुछ बोले जुआन्युआन ली पर वार कर दिया। जुआन्युआन ली के चारों ओर पल भर में एक भयावह माहौल छा गया। जुआन्युआन ली ने इससे पहले कभी इतनी भीषण ठंड महसूस नहीं की थी और पहली बार उसके भीतर भय उत्पन्न हुआ। हालांकि इससे पहले कि ये किंगटांग की तलवार जुआन्युआन ली को छू पाती, हवा में एक तीखी आवाज गूंज उठी। अगले ही पल एक अदृश्य स्क्रीन ने जुआन्युआन ली को अलग कर दिया। बूम! ये किंगटांग ने वार किया, लेकिन वो स्क्रीन पर लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक खरोंच आई और जुआन्युआन ली को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। सहज रूप से जुआन्युआन ली ने आकाश की ओर देखा। इसी क्षण सफेद वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति हवा में खड़ा था और उसकी ठंडी आंखें, जो अंतहीन भय से भरी हुई प्रतीत हो रही थी, ये किंगटांग पर टिकी हुई थी। परदादा! जुआन्युआन ली सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग को देखकर बहुत प्रसन्न हुई।
सौभाग्यवश उस छोटे भाई ने समय रहते संदेश भेजकर दादाजी को बुला लिया, वरना अभी अभी ये किंगटांग की तलवार से उसका वध हो गया होता। जुवान्युआन ली के दादा जुवान्युआन यी फुल मून पीक के शिखर गुरु थे और उनकी साधना पहले ही यिन यांग सिद्ध स्वामी के तीसरे स्वर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। जुवान्युआन यी सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग को देखकर ये किंगटांग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जुवान्युआन यी की युद्ध कला बेहद शक्तिशाली थी। वो एक सच्चा यिन यांग सिद्ध स्वामी था और तीसरे स्वर्ग तक पहुंच चुका था। उसे छोड़ दे तो साधारण यिन यांग सिद्ध स्वामी भी जुवान्युआन यी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जुवान्युआन यी को यहाँ आते देख ये किंगटांग समझ गई कि उसके पास जुवान्युआन ली को मारने का कोई तरीका नहीं है। ये किंगटांग के चेहरे पर तुरंत एक हल्की सी मुस्कान उभर आई और उसने काली तलवार को म्यान में रख दिया। ये चेन, तुम कितने साहसी हो, जुवान्युआन यी ने ये किंगटांग को बेरुखी से बताया। किंगटांग ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, पूर्णिमा शिखर गुरु, आपका क्या तात्पर्य है? वह तुमने बिना अनुमति के फॉलिंग स्काई वैली छोड़ी और घाटी में एक प्रतिभाशाली शिष्य की हत्या करना चाहा। क्या तुम अपने अपराध स्वीकार करते हो? जुवान्युआन यी ने कहा। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, फुल मून पीक मास्टर, ये किंगटांग ने सिर हिलाते हुए कहा। इस बात को छोड़िए कि मैं वैली मास्टर की शिष्या हूँ। भले ही मैं फॉलिंग स्काई वैली की एक साधारण शिष्या हूँ, क्या मुझे अभ्यास के लिए घाटी से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं है? इसके अलावा मुझे जुवान्युआन ली ने रोका और मुझसे मुकाबला करना चाहा। मैं भी बहुत लाचार हूँ। ओह, जुवान्युआन यी ने भावहीन भाव से ये किंगटांग की ओर देखा। लोग कहते थे कि तुम तर्क वितर्क करने में माहिर हो, और अब जो मैं देख रहा हूँ उससे तो यही लगता है कि यही सच है। अभी मेरे साथ फॉलिंग स्काई वैली वापस चलो और पियरलेस स्कूल द्वारा तुम्हारे माता पिता के बारे में पूरी जानकारी जुटाए जाने का इंतजार करो। ये किंगटांग के कुछ कहने से पहले ही जुवान्युआन ली ने जल्दी से कहा, दादाजी, ये छोटा बदमाश निश्चित रूप से किन पर्वत के बादलों के सागर से नहीं आया है, वरना ये हमारी गिरती आकाश घाटी में साधना करने क्यों आता? अद्वितीय विद्यालय को नाराज करने के बाद उसे पता चल गया है कि उसने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और अब वह भागना चाहता है। हालांकि जुवान्युआन यी ने जुवान्युआन ली को केवल उदासीनता से देखा। उनका ये पोता अभी बहुत छोटा था। भले ही ये किंगटांग किन पर्वत पर स्थित बादलों के सागर से न आई हो, फिर भी उसे मारने से सबसे पहले सिद्ध शुवानचैन के साथ संबंध पूरी तरह से टूट जाएंगे, क्योंकि ये किंगटांग किसी भी हालत में उनकी शिष्या थी। दूसरे, अगर पियरलेस स्कूल को पता चलता है कि ये किंगटांग किन पर्वत पर स्थित बादलों के सागर से नहीं है और वे उसे उनके पास बुलाते हैं, तो ये किंगटांग को न सौंपे जाने पर पियरलेस स्कूल को दूसरी बार अपमानित होना पड़ेगा। अंत में ये किंगटांग इतनी कम उम्र में भी यिन यांग सिद्धिष्टता की अर्धस्तरीय अवस्था प्राप्त कर सकती थी। भले ही वो किन पर्वत के बादलों के सागर से न आई हो, फिर भी उसके पीछे कोई शक्तिशाली शक्ति अवश्य रही होगी, अन्यथा उसकी उम्र में उस शक्तिशाली शक्ति के गहन प्रशिक्षण और लाखों औषधियों के बिना इस स्तर की साधना प्राप्त करना असंभव था। चाहे कुछ भी हो जाए, ये किंगटांग को अभी नहीं मारा जाना चाहिए। अगर उसे मारना भी पड़े तो ये तभी हो सकता है जब दूसरे शिखरों ने सिद्ध शुवानचैन पर दबाव डाला हो कि वो उसे स्वयं दोषमुक्त करे। इस तरह अगर कुछ भी गलत हुआ तो सारा दोष सिद्ध शुवानचैन का होगा और उनका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। दादाजी, उस छोटे बदमाश को मार डालिए, जुवान्युआन ली ने जुवान्युआन यी पर चिल्लाते हुए कहा। चुप रहो, जुवान्युआन यी ठंडे स्वर में चिल्लाया। दादाजी, जुवान्युआन ली स्तब्ध रह गया और उसे समझ नहीं आया कि उसके दादाजी ने उसे क्यों डांटा। पिछले कुछ वर्षों में मैंने केवल तुम्हारे युद्ध कौशल को निखारा है। लगता है कि भविष्य में तुम्हें अपने स्वभाव को सुधारना होगा। अगर तुम ऐसे ही रहे तो भविष्य में तुम्हें निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा, जुवान्युआन यी ने ठंडे स्वर में कहा। विख्यात। हालांकि जुवान्युआन ली को यह नहीं पता था कि उसने ऐसा क्या किया जिससे उसके दादाजी नाराज हो गए, लेकिन वो चुप रहने और दोबारा कुछ न बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये चेन, मैं आज तुमसे और जुवान्युआन ली के बीच हुई घटना के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ फॉलिंग स्काई वैली वापस चलना होगा, जुवान्युआन यी ने कहा। मुझे खेद है कि मैं यह नहीं कर सकती, ये किंगटांग ने सिर हिलाते हुए कहा। मेरे कुल ने मुझे बुलाया है, मुझे किन पर्वत पर स्थित बादलों के सागर में लौटना होगा। ये किंगटांग ने मास्टर डू के साथ आज ही ड्रैगन वेन जाने की योजना पर सहमति जता दी थी। अगर जुवान्युआन ली उसे पकड़कर फॉलिंग स्काई वैली ले गया तो वह घाटी से बाहर नहीं निकल पाएगी, और अगर पियरलेस स्कूल को पता चल गया कि वह गुप्त कबीले से नहीं है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। किसी भी कीमत पर उसे फॉलिंग स्काई वैली वापस नहीं लौटना चाहिए।
अधिकतम 2 दिनों में पीएलएस स्कूल आपकी पहचान की जांच पूरी कर लेगा। यदि आप वास्तव में किन पर्वत पर स्थित बादलों के सागर से हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपसे माफी मांगूंगा और पीएलएस स्कूल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा, जुआन युआन यी ने कहा। शुआन युआन यी की बातें सुनकर ये किंगटांग अनजाने में ही मुस्कुरा दी। जुआन युआन यी सचमुच एक धूर्त व्यक्ति था जो सारा दोष खुद से पूरी तरह से दूर कर देता था। जुआन युआन यी, मेरे पास तुमसे बात करने की ऊर्जा नहीं है। इतना कहकर ये किंगटांग मुड़ी और जाने लगी। ये चेन, तुम कहाँ जाना चाहती हो? ये किंगटांग को जाते देख जुआन युआन यी की आंखों में तुरंत एक चमक आ गई और उसने ये किंगटांग को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। स्विश! लगभग पलक झपकते ही ये किंगटांग ने अपनी आदिम ऊर्जा का विस्फोट किया। उसके 2 सुनहरे फीनिक्स जैसे पंख फुड़फुड़ाए, आकाश की ओर उठे और आगे उड़ गए। दादाजी, ये छोटा बदमाश गुप्त कुल का शिष्य नहीं हो सकता, वरना यह इस तरह कैसे भाग निकला? ये किंगटांग को वहां से जाते देख जुआन युआन यी ने जल्दी से जुआन युआन यी से कहा। ये सुनकर जुआन युआन यी ने उपहास किया। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि ये किंगटांग संभवतः गुप्त कुल का शिष्य नहीं था और उसे जुआन युआन यी के इस स्मरण की आवश्यकता नहीं थी। ये किंगटांग को न मारने के उसके अपने कारण थे, लेकिन उसका मूर्ख पोता इस सरल कारण को भी नहीं समझ पाया। लेकिन क्या वो बच पाएगी? जुआन युआन यी की आंखों में तुरंत एक चमक कौंध गई। पलक झपकते ही वो जमीन से गायब हो गया, सफेद रोशनी की एक किरण में बदल गया और आकाश में तेजी से उड़ गया। ये किंगटांग की आदिम ऊर्जा इस समय अपने चरम पर थी। वो मास्टर डू के पास नहीं गई बल्कि शहर से भाग गई। पुरानी चीज। कुछ ही देर बाद ये किंगटांग का शरीर थोड़ा कांप उठा। जुआन युआन यी की यिन यांग सिद्धतम तृतीय स्वर्ग की आभा उस पर केंद्रित हो गई थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी उसका पीछा करेगा। कुछ ही क्षणों में ये किंगटांग राजशाही शहर से बाहर निकल चुकी थी और उसके सामने एक प्राकृतिक घाटी थी। ये चेन, तुमने एक गंभीर अपराध किया है। तुरंत मेरे साथ फॉलिंग स्काई वैली लौट आओ, वरना तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये किंगटांग के पीछे से शुआन युआन यी की आवाज सुनाई दी। बुढ़िया, तुम में सचमुच कोई आत्मसम्मान नहीं है। मुझसे क्यों चिपकी हुई हो? ये किंगटांग ने ताना मारा। ये सुनकर जुआन युआन यी की आंखों में चमक आ गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, ये चेन, अगर तुम इसी तरह जिद्दी बने रहे तो मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तुम्हारी सारी साधना शक्ति नष्ट कर दूंगा, फिर तुम्हें फॉलिंग स्काई वैली वापस फेंक दूंगा। जुआन युआन यी, मैं घाटी के गुरु सिद्ध जुआनचेन का शिष्य हूँ। क्या तुम मेरे गुरु के क्रोध से नहीं डरते? ये किंगटांग ने पूछा। ये चेन, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं घाटी के स्वामी को स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। जुआन युआन यी ने बोलते हुए अपना हाथ उठाया और 1000 मीटर दूर खड़ी ये किंगटांग पर प्रहार किया। अगले ही पल एक भयंकर हवा और भयानक शक्ति ये किंगटांग की ओर बढ़ी। 1000 मीटर दूर से जुआन युआन यी के हमले की ताकत को महसूस करते ही ये किंगटांग की आंखों का भाव तुरंत बदल गया। अगर उसे सचमुच वो प्रहार लगा होता तो साधारण यिन यांग सिद्ध स्वामी भी गंभीर रूप से घायल हो जाते, तो वो स्वयं, जो एक अर्धचरण यिन यांग सिद्ध स्वामी है, की तो बात ही अलग है। शुआन युआन यी के मार्शल कौशल को देखते हुए वो ये किंगटांग को कुछ ही पलों में मार सकता था। हालांकि जुआन युआन यी को कुछ चिंताएं थीं और ये किंगटांग का उसके हाथों मरना उसके लिए सुविधाजनक नहीं था, इसलिए उसने अपनी शक्ति को केवल उस स्तर तक सीमित रखा जिससे ये किंगटांग को गंभीर चोट पहुंचे, अन्यथा ये किंगटांग इस जगह भागकर नहीं आ पाती। जैसे ही हमले की पूरी ताकत ये किंगटांग पर आई, स्याही के रंग की तलवार तेजी से म्यान से बाहर निकली और उसने अपनी पूरी आदिम ऊर्जा से वार किया। किंगटांग ने बेहद मुश्किल कोण से वार किया और शुद्ध तलवार की आभा का उपयोग करके जुआन युआन यी के हमले की शक्ति को मोड़ दिया। उस हरकत के बाद ये किंगटांग रुकी नहीं और इसके बजाय उसने तुरंत अपने सुनहरे पंख समेट लिए और तेजी से नीचे की ओर दौड़ पड़ी। धमाका! एक जोरदार धमाके की गूंज सुनाई दी। शुआन युआन यी के हमले से उत्पन्न बल का कोण थोड़ा सा विचलित होने के बाद वो बल पीछे स्थित एक पहाड़ से टकरा गया। ओह! हवा में खड़े होकर जुआन युआन यी ये किंगटांग को एक घाटी में भागते हुए देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसका पिछला हमला बेहद सटीक था। जरा सी भी चूक होती तो उसके प्रहार की ताकत तुरंत भड़क उठती और ये किंगटांग घायल हो जाती। जुआन युआन यी को ये किंगटांग की मार्शल साधना से नहीं, बल्कि तलवारबाजी के उनके ज्ञान और अवसर को भुनाने की उनकी क्षमता से आश्चर्य हुआ। बहुत जल्दी जुआन युआन यी ने अपने दिमाग को फिर से व्यवस्थित किया और तुरंत ही किंगटांग का पीछा किया। चाहे कुछ भी हो जाए,
जुआन्युआन यी को आज ही ये किंगटांग को वापस फॉलिंग स्काई वैली ले जाना होगा। ये चेन, तुम बच नहीं सकते। जुआन्युआन यी की आवाज घाटी में गूंज उठी। उनकी यिन यांग सिद्धिष्ट स्वामी की आभा ये किंगटांग पर केंद्रित हो चुकी थी, और चाहे वो दुनिया के किसी भी छोर तक भाग जाए, वो उनके हाथों से कभी नहीं बच पाएगी। वाह! एक तीखी आवाज गूंजी और जुआन्युआन यी पलक झपकते ही गायब हो गया। घाटी में ये किंगटांग की आंखों में एक चमक आ गई। अगर वो दृढ़ निश्चयी न होती और तलवार की आभा का उपयोग करके जुआन्युआन यी के हमले की शक्ति को मोड़ने का जोखिम न उठाती, तो वो इस समय गंभीर रूप से घायल हो गई होती। जुआन्युआन यी, दुनिया बहुत छोटी है, मैं भविष्य में जरूर बदला लूंगा। ये किंगटांग ने मन ही मन फैसला कर लिया। पीछे जुआन्युआन यी की आभा तेजी से करीब आ रही थी। ये किंगटांग की गति तेज थी, लेकिन वो केवल यिन यांग सिद्धिष्टता स्तर की आधी ही थी, जबकि जुआन्युआन यी पहले ही यिन यांग सिद्धिष्टता स्तर के तीसरे स्वर्ग में प्रवेश कर चुका था, और उन दोनों के बीच का अंतर आसमान और जमीन जैसा था। अगर जुआन्युआन यी अपनी पूरी ताकत लगा देती, तो उसके जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी। फिर ये किंगटांग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। अपने शरीर में व्याप्त सुनहरे आदिम वस्त्र को जलाते हुए उसकी गति अचानक कई गुना बढ़ गई और वो पल भर में दृष्टि से ओझल हो गई। ये किंगटांग की गति अचानक बढ़ जाने का एहसास होते ही जुआन्युआन यी थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, ये चेन, मेरी आभा तुम पर केंद्रित हो चुकी है, तुम मुझसे कैसे बच सकते हो? इस समय ये किंगटांग कुछ किलोमीटर दूर जा चुकी थी और उसके ऊपर एक विशाल पर्वत शिखर था। कुछ ही समय बाद जुआन्युआन यी उसका पीछा करते हुए इस स्थान पर पहुंच गया। क्यों, अब तुम भाग नहीं रही हो? जुआन्युआन यी ने ये किंगटांग को ऐसे देखा मानो वो अपने शिकार को देख रहा हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बड़ा उपहार है। इसके बाद ये किंगटांग ने ऊपर पर्वत शिखर की ओर अपनी तलवार लहराई। अगले ही पल ये किंगटांग के प्रहार की शक्ति से पूरी पर्वत चोटी ढह गई। जुआन्युआन यी के होश में आने से पहले ही वो चकनाचूर होकर अनगिनत चट्टानों के नीचे दब गया। पल भर में असंख्य चट्टानें फट गईं और जुआन्युआन यी धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया, जहां उसने गंभीर भाव से आसपास के वातावरण का जायजा लिया। उसके चेहरे पर थोड़ी देर में ही हैरानी के भाव उभर आए। इस समय उसे ये किंगटांग की आभा का एहसास होना बंद हो गया था। घाटी के एक खास कोने में बहते पानी की आवाज लगातार सुनाई देती थी। तल में एक मैली नदी बह रही थी और ये किंगटांग इसी नदी में छिपी हुई थी। ये किंगटांग के अनुभव को देखते हुए वो जानती थी कि पानी किसी की मार्शल आभा को नष्ट कर सकता है, इसलिए इस नदी में छिपकर जुआन्युआन यी उसकी स्थिति का पता नहीं लगा पाएगा। ये चेन, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मुझे तुम्हें मारने के लिए दोष मत देना। कुछ देर बाद जुआन्युआन यी की आवाज नदी के ऊपर सुनाई दी। ये किंगटांग ने नदी में बैठकर उपहास किया। वो जुआन्युआन यी सचमुच उसके साथ 3 साल की बच्ची जैसा व्यवहार करता था। हवा में जुआन्युआन यी की छुरी जैसी तेज निगाहों ने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। ये किंगटांग की गति को देखते हुए वो अभी भी आसपास ही होनी चाहिए और ज्यादा दूर नहीं हो सकती। इसके अलावा केवल मिट्टी, कीचड़ और पानी ही किसी व्यक्ति की युद्ध शक्ति को छिपा सकते थे। इस प्रकार जुआन्युआन यी यह निर्धारित कर सका कि ये किंगटांग अवश्य ही आसपास कहीं छिपी होगी। हालांकि आसपास के क्षेत्र में कई नदियां और मिट्टी वाले स्थान थे। ये किंगटांग की आभा को महसूस किए बिना उसे खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। एक चीख के साथ जुआन्युआन यी ने अपनी तलवार से आसपास के क्षेत्र को ताबड़तोड़ घुमा दिया। पलक झपकते ही पास की जमीन चकनाचूर हो गई और नदियां भयानक आवाज के साथ उफान पर आ गईं। अच्छा, ये चेन, चूंकि तुम सामने नहीं आ रहे हो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक छिप सकते हो। जुआन्युआन यी के होंठ हल्के से ऊपर उठे और उसके चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान आ गई। ये किंगटांग चाहे कहीं भी छिपी हो, उसे अपनी सांस रोकनी पड़ती थी, और यहाँ तक कि एक यिन यांग सिद्ध स्वामी भी एक दिन से अधिक समय तक अपनी सांस नहीं रोक सकता था। वो इस समय हवा में खड़ा था, और जब तक ये किंगटांग सांस लेने के लिए बाहर आती, वो निश्चित रूप से उसकी नज़रों से नहीं बच पाती। ये किंगटांग स्वाभाविक रूप से जानती थी कि जुआन्युआन यी क्या सोच रहा है, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। चूंकि जुआन्युआन यी खेलना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ चली जाएगी। समय बहुत तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही कई घंटे बीत गए और अब रात का काफी अंधेरा हो चुका था। नदी में ये किंगटांग की सहनशक्ति चरम पर पहुंच चुकी थी और उसे सांस लेने के लिए नदी से बाहर निकलना पड़ा, अन्यथा परिणाम भयावह हो सकते थे।
अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये किंगटांग चुपचाप किनारे पर चली गई। हालांकि उसी क्षण एक शक्ति का प्रवाह हुआ और ये किंगटांग समय रहते बच निकली। बूम! उस बल के कारण ये किंगटांग के सामने की जमीन फट गई और एक चौड़ा गहरा गड्ढा बन गया। उसी समय जुआन युआन यी हंसते हुए तुरंत आकाश से नीचे उतरा और उसने ये किंगटांग का बायां कंधा पकड़ लिया। वहां कौन है? ये किंगटांग गुस्से से चिल्लाई और पीछे मुड़ गई। ये किंगटांग का रूप देखकर एन यी के चेहरे के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। उसके सामने खड़ी व्यक्ति वास्तव में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसने सफेद पोशाक पहन रखी थी। यह कोई पुरुष नहीं था बल्कि स्पष्ट रूप से एक महिला थी। तुम? जुआन युआन यी ने गहरी भौहें चढ़ा ली। उसने पहले सोचा था कि यह ये चेन है, लेकिन अचानक यह एक महिला क्यों है? उसके सामने खड़ी महिला ये चेन से बिल्कुल अलग दिख रही थी और वे सचमुच दो अलग अलग व्यक्ति थे। इसके अलावा जुआन युआन यी की क्षमताओं के कारण वो आसानी से बता सकता था कि यह कोई भेस बदलने की तकनीक नहीं थी। तुम कौन हो? तुम मुझ पर हमला क्यों करना चाहते हो? ये किंगटांग की चमकदार आंखों में क्रोध का एक अंश झलक रहा था। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? जुआन युआन यी ने पलटकर पूछा। मैं एक पारिवारिक कुल का शिष्य हूँ। मैं इस घाटी में प्रशिक्षण के लिए आया था और कई दिनों की धूल से सना हुआ शरीर धोने के लिए इस नदी में उतरा। इसमें क्या गलत है? वैसे तुम तो काफी बूढ़े हो चुके हो, यहाँ ताक झांक करने क्यों आए हो? ये किंगटांग ने कहा। हम्फ, नौजवान, बकवास मत करो, जुआन युआन यी ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया उसे कुछ सूझा और उसने सीधे ये किंगटांग की ओर देखा। तुमने कहा कि तुम नदी में शरीर धोने के लिए उतरी थी, लेकिन तुमने कपड़े पहने हुए क्यों नहाया? इस समय ये किंगटांग के कपड़े अभी भी गीले थे। किंगटांग ने जुआन युआन यी को ठंडे लहजे में देखते हुए जवाब दिया, प्रशिक्षण के दौरान कभी भी लड़ाई हो सकती है। क्या मुझे तब भी पूरी तरह से कपड़े उतारने होंगे? और इससे आपको क्या लेना देना है कि मैं कपड़े पहनकर शरीर धोऊं या नहीं? ये किंगटांग की बात सुनने के बाद जुआन युआन यी ने और कुछ नहीं कहा। फॉलिंग स्काई वैली में कई महिला शिष्याएं बाहर प्रशिक्षण लेती थीं और वे अपने शरीर को धोने के लिए कभी भी अपने सारे कपड़े नहीं उतारती थीं, भले ही वे धूल से सने हों। छोटी बच्ची, तुम बहुत घमंडी हो, जुआन युआन यी ने ये किंगटांग को घूरते हुए कहा। बच्चे, तुम कौन हो? ये किंगटांग ने पूछा। मैं फॉलिंग स्काई वैली का फुल मून पीक मास्टर हूँ, जुआन युआन यी ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। तुम फॉलिंग स्काई वैली के शिखर मास्टर्स में से एक हो? ये सुनकर ये किंगटांग का चेहरा आश्चर्य से भर गया। ये किंगटांग की प्रतिक्रिया देखकर जुआन युआन यी के चेहरे के भाव थोड़े बेहतर हो गए। तो ये सीनियर जुआन युआन है, आपको न पहचानने के लिए क्षमा करें, ये किंगटांग ने मुट्ठी बांधते हुए कहा। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आपने फॉलिंग स्काई वैली के शिष्य की वर्दी पहने हुए एक सुंदर युवक को देखा? जुआन युआन यी ने ये किंगटांग से पूछा। ये किंगटांग सवाल सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद अचानक बोली, मैंने एक आदमी को मिट्टी में खुद को दबाते हुए देखा। वो पूरी तरह से मिट्टी से सना हुआ था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो सुंदर है या उसने क्या पहना है, ये किंगटांग ने जवाब दिया। ओह! ये किंगटांग की बातें सुनकर जुआन युआन यी की आंखों में एक चमक सी कौंध गई। मिट्टी में छिपा हुआ एक आदमी, ये चेन के अलावा यह कोई और नहीं हो सकता था। वो आदमी अब कहाँ है? जुआन युआन यी ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। ये किंगटांग ने तुरंत जुआन युआन यी की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया, वरिष्ठ जुआन युआन, मैं उनसे कुछ घंटे पहले मिली थी और मैं यह नहीं कह सकती कि वो व्यक्ति अभी भी मिट्टी में छिपा हुआ है या नहीं। ये किंगटांग के वाक्य समाप्त करते ही जुआन युआन यी तुरंत प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और दृष्टि से ओझल हो गया। ये पुष्टि करने के बाद कि जुआन युआन यी पूरी तरह से चली गई है, ये किंगटांग के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए और उसके मोहक चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छा गई। जुआन युआन यी, तुम अभी बहुत छोटे हो। फिर ये किंगटांग मुड़ी और घाटी से बाहर चली गई। ये किंगटांग ने जिस दिशा में इशारा किया वह राक्षसी जानवरों के एक बड़े समूह का अड्डा था, जिसे उसने दिन में आकाश में उड़ते समय देखा था। हालांकि उनके लिए जुआन युआन यी को चोट पहुंचाना असंभव था, लेकिन वे जुआन युआन यी को चैन से नहीं बैठने देंगे। पल भर में राक्षसी जानवरों की दहाड़े, साथ ही जुआन युआन यी की क्रोधित चीखें शांत घाटी में गूंज उठी। यात्रा के दौरान ये किंगटांग ने पीछे मुड़कर घाटी के गहरे इलाकों की ओर देखा। जुआन युआन यी, तुम ये चेन को नहीं ढूंढ पाओगे, तुम बस उन विशालकाय राक्षसी जानवरों के साथ खेल सकते हो।
इसके बाद ये किंगटांग बिना पीछे मुड़े पूरी तरह से घाटी से निकल गई। 9 नाइट्स डायनेस्टी के केंद्रीय राजसी शहर में लौटने के बाद दूसरे दिन की भोर हो चुकी थी। ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप में छोटे सफेद बाघ द्वारा किए गए नुकसान की मरम्मत कर दी गई थी। आज ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप का मुख्य द्वार पूरी तरह से बंद था। स्थिति को देखकर कई आगंतुक निराश होकर ही चले गए। ये किंगटांग ने तुरंत आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और डू शींग ने दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाला। तुम हो? दरवाजे के बाहर एक विदेशी महिला को देखकर डू शींग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं मास्टर डू को ढूंढ रही हूँ, ये किंगटांग ने कहा। क्या मास्टर डू ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप सिर्फ अपनी इच्छा से मिल सकते हैं? नाखुश होकर डू शींग ने एक बार फिर जोर से दरवाजा बंद कर